दोस्तों, संविधान से जुड़ी हुई तीन टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी कि संवैधानिकता, संवैधानिकवाद और संवैधानिक नैतिकता, ये तीन ऐसी टर्म्स हैं जो कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर जुडिशरी हो, कहीं भी पूछ ली जाती हैं। आज हम इन्हीं तीनों टर्म्स के मतलब को समझेंगे और देखेंगे कि इन तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की, यानी कि संवैधानिकता की। संवैधानिकता का क्या मतलब है? कहता है जी, बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार बना होना। अगर इसे और विस्तृत तौर पर देखें तो इसका मतलब यह है कि किसी भी एक्ट का, किसी भी कानून का या फिर किसी भी प्रोसीजर का संविधान के प्रोविजंस के अनुसार बना होना, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दैट प्रोविजन। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे कानूनों को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जाता है कि ये जो प्रोविजन है, ये कानून जो है, ये संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप देखिए, हमने रिसेंटली देखा कि मैरिटल रेप की जो एक्सेप्शन दी गई है 375 आईपीसी में, उसे चैलेंज किया गया। एट द सेम टाइम हमने देखा कि 124A आईपीसी, जो कि सेडिशन की बात करता है, उसे चैलेंज किया गया। तो यहां हम कर क्या रहे हैं? यहां हम कह रहे हैं कि ये जो दोनों प्रोविजंस हैं हमारे संविधान के अनुसार नहीं बने हुए हैं, संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसके खिलाफ जाते हैं। हमने इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया, हमने इनकी संवैधानिकता को ही चैलेंज किया है। फिर आगे यहां पर एक चीज और कि व्हेन द लॉज, प्रोसीजर्स और एक्ट आर डायरेक्टली वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसे क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। फिर अगली जो टर्म है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, समझने लायक टर्म है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या संवैधानिक नैतिकता की अगर हम बात करें तो उसका स्पष्ट मतलब यह निकलता है दैट adherence to the or being faithful to the bottom line principles of the constitutional values। देखिए भाई, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं संविधान में जहां पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, जैसे कि गवर्नर या फिर प्राइम मिनिस्टर, इन्हें डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं। इसी तरह से प्रेसिडेंट को भी डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं। यानी कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इन लोगों के लिए, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं, इनके लिए कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई कि इस सिचुएशन में आपको किस तरह से एक्ट करना है। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि ये उस सिचुएशन में अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर दें। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहां प्ले में आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब यहां यह निकलता है कि जहां कहीं आपको ये स्कोप मिले, आपको ये फ्रीडम मिले कि आप अपने इच्छा अनुसार, यहां डिस्क्रिशन अनुसार यहां डिसीजन ले सकते हो, वहां आप कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें। वहां आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले। इसे हम कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो बेसिकली ये वही है। कहता जी, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इक्वालिटी एटसेट्रा आर टू बी टेकन इनटू द थिंकिंग और टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल टेकिंग द डिसीजंस, जब कभी आपको डिस्क्रिशन मिलती है। ब्रीफली, इट इज द प्रियम्बल विच क्लैरिफाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो वो हम जानते ही हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वो प्रियम्बल, उसके अलावा भी हम देखेंगे अभी। खैर, द फ्रेज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो शब्द है, टर्म है, ये कहीं संविधान में नहीं लिखी हुई है। ये कहां से आया है? ये भी हमें जुडिशरी ने ही यहां पर दी है। इट इज द मेकिंग ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सो जुडिशरी ने ये केस लॉज में इसे इस्तेमाल करना शुरू किया और वहां से ये टर्म निकल कर आती है। जैसे कि मैंने अभी कहा दैट अ पॉलिटिकल फंक्शनरी हैज टू यूज हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स while exercising his duty because of the lack of guidelines on that subject। so ऐसी सिचुएशन में जब डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है और वहां पर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस मिसिंग है उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर के लिए, वहां इम्प्लिसिट गाइडलाइंस का इस्तेमाल करना होता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को आपको लेकर चलना होता है। वहां पर आपको अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से काम नहीं करना होता। और वही यहां पर निकलता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब। उसी को हम बार बार पॉजिटिव मोरालिटी के नाम से भी कई बार बुला लेते हैं। आप ये देखें कि जो हमारी जो वैल्यूज हैं,
जिन वैल्यूज को हम कह रहे हैं कि भाई आपको फॉलो करना है, जब आपको क्लियर कट गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई, तो ये वैल्यूज कहां कहां लिखी हुई हैं? सबसे बड़ी बात तो ये वैल्यूज दी गई हैं हमारे जो प्रियम्बल है उसमें। हम बात करते हैं सोशलिज्म की, सेक्युलरिज्म की, तो यहां पर वो जो वैल्यूज है ना, दो फॉर्म में दी गई हैं। एक तो हमारे आइडियल्स, दूसरे हमारे एस्पिरेशंस। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म, ये सब हैं हमारे आइडियल्स। हम ये मानकर चलते हैं कि हमने इन्हें अचीव कर लिया है और इन्हीं के अकॉर्डेंस में हमारे सारे फैसले होने चाहिए। एस्पिरेशंस यानी कि इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी हमारी एस्पिरेशंस हैं जो कि हम चाहते हैं कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा अचीव करें। तो ये सब हमारी वैल्यूज हैं, इन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, उनमें भी ये वैल्यूज निहित हैं। हमारी डीपीएसपीज, उनमें भी हमारी वैल्यूज जो हैं वो निहित हैं। सो इन वैल्यूज को लेकर चलना, जब कभी आपको डिस्क्रिशनरी पावर मिले, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक ऐसा केस जहां पर प्रश्न उठा कि क्या एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर आरोप लगे हुए हैं हीनियस क्राइम कमिट करने के, और उस पर आरोप लगे हैं कि मॉरल टर्पिट्यूड उसका हो चुका है, क्या ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना सही है? अब यहां पर अदालत ने स्पष्ट किया कि भाई देखिए, ऐसे सिचुएशन में एक प्रधानमंत्री, जो कि एक व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वह किसी व्यक्ति को भी मंत्री पद के लिए प्रेसिडेंट को यहां पर जो है सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन यहां प्रधानमंत्री को भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें भी यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपनी डिस्क्रिशन का पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसे व्यक्ति को ही अपने मंत्रिमंडल में लाएं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ दिखाता हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम देखते हैं संविधानवाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज वेरी सिंपल मीनिंग, कहते हैं जी लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यह है कि भाई हम अपनी सरकार को अंधाधुंध पावर ना दे दें, हम अपनी सरकार के ऊपर लिमिट लगाएं। कैसे लगाएंगे? वो संविधान के द्वारा ही लगाई जाती है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिकॉग्नाइजेस द नीड फॉर द गवर्नमेंट विद द पावर बट एट द सेम टाइम इंसिस्ट्स दैट द लिमिटेशन बी प्लेस्ड ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये यहां पर है कि भाई एक तरफ तो हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम दूसरी तरफ ये भी कह दिया गया, ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि वो पावर अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, उस पर भी यहां पर नकेल लगाई जानी चाहिए। एंटीथीसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज डेस्पोटिज्म। देखिए भाई, हम सब जानते भी हैं कि जब हम एक ही, देखिए मोंटेस्क्यू ने भी ये बात कही थी कि भाई जब एक ही ऑर्गन के हाथ में या एक ही अथॉरिटी के हाथ में हम सारी पावर्स दे देंगे, अनलिमिटेड पावर्स दे देंगे, तो क्या होगा? दैट विल लीड टू डेस्पोटिज्म यानी कि तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा। अगर हमें तानाशाही की तरफ, अगर ये सरकार तानाशाही की तरफ चली जाती है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? इंडिविजुअल्स का होगा। उससे बचने के लिए क्या करना होगा? उससे बचने के लिए हमें पावर्स को लिमिट करना होगा। एक ही ऑर्गन के हाथ में सारी पावर नहीं दे सकते। हमने क्या किया? 3 ऑर्गन्स बनाई। कौन सी हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और पावर्स को उन तीनों में बांट दिया, फिर उन तीनों को भी एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस करने के लिए अलाउ कर दिया, यानी कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चेक करेगी, एग्जीक्यूटिव बाकी दोनों को चेक करेगी। इस तरह से यहां पर हमने चेक्स एंड बैलेंस लेकर आए। सो वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कहता जी टू प्रिजर्व द बेसिक फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल एंड टू मेंटेन हिज डिग्निटी एंड पर्सनैलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी परमिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो जैसे कि हमने कहा कि भाई एक इंडिविजुअल के अधिकारों की अगर हम रक्षा करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को लिमिटेड पावर देनी होगी, अनलिमिटेड पावर हम देना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब लुईस हैंकिंग की तरफ से यहां पर कुछ बेसिक फीचर्स यहां पर डिफाइन किए गए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में होने चाहिए, यानी कि जहां हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं वहां इन बेसिक 9 फीचर्स का होना जरूरी हो जाता है। कौन से ये 9 फीचर्स हैं पहले तो ये देखेंगे और साथ ही में ये आइडेंटिफाई करते चलेंगे कि क्या भारत के संविधान में ये 9 फीचर्स हैं। सबसे पहला जो है फीचर वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का वो है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्या हमारी सरकार हमारे संविधान के हिसाब से बनती है? तो डेफिनेटली बनती है। संविधान में बताया गया है कि सरकार कैसे बनेगी, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या फॉर्म्स होंगी,
सब यहाँ पर उसी के हिसाब से। फिर आ जाता है जी सेपरेशन ऑफ पावर। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि लेजिस्लेचर होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में हमने पावर्स को बांटा हुआ है, वो हमने यहाँ पर देखा। फिर आ जाता है जी सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो हम ये भी जानते हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, देखिए भाई संविधान की सबसे पहली लाइन ही कह देती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और आखिरी लाइन कह देती जी हियर बाय गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये संविधान दिया किसने है हमें? हम आम जनता ने दिया। सो सॉवरेनिटी किसकी हो गई? हमारी हो गई। एटलीस्ट पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसकी हो गई? हमारी हो गई, यानी कि पीपल की हो गई। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की भी यहाँ पर हमें पावर देखने को मिलती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमने यहाँ पर देखते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अ बिल ऑफ। सर देखिए यहाँ पर हमारे जो बिल ऑफ राइट्स हैं, यहाँ हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स ने क्या हमारी सरकारों पर रोक लगाई हुई है? तो डेफिनेटली रोक लगाई हुई है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर द नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि भाई सरकार ये नहीं करेगी, द गवर्नमेंट विल नॉट इन्फ्रिंज आवर दिस राइट। सो इस तरह से ये बात ही नेगेटिव सेंस में हमारे फंडामेंटल राइट्स करते हैं। कंट्रोलिंग द पुलिस, तो कंट्रोल है हमारी पुलिस पे। सिविलियन कंट्रोल ऑफ द आर्मी और सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री। देखिए भाई हमारी 3 आर्म्ड फोर्सेज हैं, एक है आर्मी, दूसरी है एयरफोर्स, तीसरी है नेवी। इन तीनों का जो हेड है वो कौन है? हमारे प्रेसिडेंट हैं। अब प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? अगेन इनडायरेक्टली पब्लिक ही चुनती है। सो क्या पब्लिक के नुमाइंदे आर्मी या डिफेंस फोर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं? तो यस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी फीचर आ गया। कहते हैं जी नो स्टेट पावर और वेरी लिमिटेड और स्ट्रिक्टली सर्कमस्क्राइब्ड स्टेट पावर टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ सम पार्ट और द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भाई ये बात करता है कि भाई ऐसा ना हो कि इमरजेंसी सिचुएशन आए और ऐसे में जो हमारी जो सरकारें हैं वो परमानेंट बेसिस पर ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे साइडलाइन कर दें और परमानेंट बेसिस पर ही अनलिमिटेड अथॉरिटी को सर्व कर लें। यहाँ पर ये कहता है कि भाई सरकारों के ऊपर इस सिचुएशन में भी नकेल लगाई जानी चाहिए कि जब कभी आप उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन को साइडलाइन करने के लिए पावर दे रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी हिस्से को आप थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड करने की पावर दे रहे हो, तो ये जो पावर है ना ये भी लिमिटेड होनी चाहिए। आप देखिए हम इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं, वहां पर हमने कई सारे सेफगार्ड्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं जहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि जब कभी इमरजेंसी के टाइम पर गवर्नमेंट जो है नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस को सस्पेंड करेगी तो ये लिमिटेड टाइम के लिए होगा, और इसके लिए भी हमने एक रिजिड प्रोसेस इस्टेब्लिश किया हुआ है जो कि हम इमरजेंसी प्रोविजंस में पढ़ते हैं। तो वो भी हमें भारत में देखने को मिलता है। अगर ये सारे के सारे फीचर्स हमें भारत में देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये कुछ 3 टर्म्स हमने यहाँ पर देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कहीं पर भी पूछ ली जाती हैं और इसलिए मुझे लगा कि हमें पता होनी ज़रूरी है। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। आपको कोई टर्म का मतलब समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, उसके साथ हम आएंगे और अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।